हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो ग्रुप टी का सेट चल रहा है हम लोग का पीवाई क्यू 2022 में पूछे गए हैं। उसमें का आज का सेट नंबर आपका जो है सेट नंबर जो है आपका इस सेट नंबर आपका 6 है। और ये आपका जो 18/8/2022 का जो थर्ड शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब शिफ्ट नंबर आपका थर्ड हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइंस का जो क्वेश्चन था साइंस का। ठीक है, साइंस का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ के कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए। मतलब कह रहा है आपको गुण दिया हुआ है, तापन अवयव बना रहे हैं। ठीक है, अगर तापन अवयव में जो तपेगा, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट में लगा है तापन अवयव उसमें उसका क्या क्या गुण होना चाहिए। अब देखिए, इसका पहला गुण चाहिए आपको ध्यान रखना है कि इसका उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता। दूसरा गुण आपको याद रखना है, इसका उच्च ही गलनांक होगा, नहीं तो क्या होगा, हल्दी गल जाएगा। तो ये आपका दो कंडीशन हमेशा लागू होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन पहले दिया है कि उच्च गलनांक, हाँ वो तो एक नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध, वो भी सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है निम्न प्रतिरोध, आपका यही गलत है। तो सही चुनना है आपको। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें 1 और 2 दिया हुआ, ऑप्शन सी आपका सी है, आपका ही सही हो जाएगा। देखिए, अब ये तापन अवयव की बात कर रहा था, ये आप देख लीजिए। और आपसे कह देगा फ्यूज की, अगर फ्यूज का कह देगा तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक होता है कम, इसको ध्यान रखना है आपको, गलनांक। लेकिन आपसे कह देगा इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। अगर फ्यूज की बात कहेगा तो गलनांक हो जाएगा कम, अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च। वही तापन अवयव का क्या होगा, तो उच्च प्रतिरोधकता हो जाएगा। और क्या होगा, क्या होगा आपका उच्च गलनांक। इसमें दोनों ऊंचे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, गलनांक आपको कम मारना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे एक और क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए दे दे कि जो हम लोग फिलामेंट बनाते हैं, फिलामेंट जो हमारा टंगस्टन का, उसका क्या होना चाहिए क्राइटेरिया। तो देखिए, उससे क्या होना चाहिए आपको, उसके लिए आपको उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या, उसका उच्च गलनांक भी होना चाहिए, गलनांक। ठीक है, गलनांक भी होना चाहिए। मतलब कि ये जो फिलामेंट जो तंतु बना होता है उसका और ये तापन अवयव का मतलब सेम है। मतलब यहाँ प्रतिरोधकता है और यहाँ क्या है, प्रतिरोध। ध्यान रखना है इसका। मतलब कि फिलामेंट बनाते हैं तो उसका क्राइटेरिया उच्च प्रतिरोध और क्या, उच्च गलनांक होना चाहिए। अगर फ्यूज होगा तो उच्च गलनांक कम होगा और उच्च प्रतिरोध होगा। अगर तापन अवयव होगा जो तपता है, आप देखे होंगे हीटिंग एलिमेंट जैसे, तो आप देखे होंगे आयरन जिसको स्त्री कहते हैं, वो स्त्री नहीं, जब जो प्रेस करते हैं वो स्त्री, तो उसका जो तापन गर्म होता है वो उसका उसके लिए बनाने के लिए उसका उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और क्या, उच्च गलनांक भी होना चाहिए। तो अब इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सबको ध्यान रखिएगा। अब ये पूछा, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे कि जीवों में कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीवों के गलत लक्षण को दर्शाते हैं। मतलब जीनों के कह रहा है, मतलब कि जीनों के कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, इसमें कौन गलत है। अब देखिए, ऑप्शन आपको ये जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके क्या लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये तो बात सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो डी में लिखा हुआ है, ये क्या, ये डीएनए के क्या होते हैं, क्या लिखा आपको, ये लिखा आपको कि ये डीएनए के खंड है, मतलब कि ये डीएनए से ही बने हुए हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है आपका, ये कह रहा है प्रत्येक जनन कोशिकाओं में जीन के एक सेट होते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है, जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आपका यही गलत है। परिवर्तन होता नहीं है, इससे थोड़े है। आपका ऑप्शन जो डी है यही पर गलत है, आपको इसी गलतों को चूज करना है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो आपका 3 है उस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे। जो क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपकरण मतलब उपयोग किया जाएगा। पहला कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे नियम का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का। अब देखिए, दाएं हाथ का अंगूठा नियम कब लगाते हैं, तो वो लगाते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। जो आपका ऑप्शन ए दिया है उसको निकालते, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, उससे बल नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी दिया हुआ है, अब देखिए जो बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का,
जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इससे निकालते हैं हम लोग बल की दिशा। क्या निकालते हैं? बल की दिशा। ये बल क्या है उसको निकालते हैं, ठीक है। बल बताता है, क्या बताता है? बल क्या करता है? बल इससे क्या करते हैं? बल का निर्धारण करते हैं या दिशा बताते हैं, इससे बल निर्धारित होता है। क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से। अगर यही आप कह दे फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से क्या निकालते हैं? इससे निकालते हैं प्रेरित धारा की दिशा। क्या? प्रेरित धारा की दिशा का उपयोग करने, मतलब ज्ञात करने किसका उपयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम का। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम से हम क्या निकालते हैं? तो हम लोग बल का दिशा को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो होगा सिंपली ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ देता हूँ। इसे जब अंदर जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में अंगूठा क्या बताता है, तर्जनी क्या बताता है, मध्यमा क्या बताता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, जब इसमें जाइएगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आपको रखना पड़ेगा FMC, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, ये आपका जो अंगूठा होता है, अंगूठा ये बताता है क्या? बल की दिशा को, ठीक है। और जब का ये मदर मतलब क्या? तर्जनी। इसका मतलब जो अंगूठा तर्जनी है ये बताता है किसको? ये बताता है चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। आपका जो C मतलब कि ये मध्यमा, मध्यमा अंगूठा होगा, क्या बताता है? ये बताता है को धारा को, क्या? विद्युत धारा को, क्या? विद्युत धारा की दिशा को, क्या? विद्युत धारा की दिशा को बताता है। अब देखिए, आपको याद रखना है FMC। F मतलब फोर्स, A मतलब मैग्नेटिक फील्ड और C मतलब क्या हो गया? करंट। तो आपको याद रखना है ये तरह आपका बाएं हाथ का नियम हो गया, ठीक है। क्या करिएगा? इसको फैलाइएगा तो क्या होगा? तो अंगूठा ये जो आपका ये बताएगा बल की दिशा को, और ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा को, तर्जनी, और ये आपका हो गया मध्यमा, ये बताएगा क्या? विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और जो इसमें तर्जनी जो बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो भी क्या आपका जब लेफ्ट है, आपकी जो पढ़िएगा आपका क्या दाएं हाथ का नियम, उसमें भी क्या होता है? जब का तर्जनी होगा वो भी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर रखिए इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी ऊपर पे क्वेश्चन पूछ दिया, केवल ये आपको मारेंगे बल, मतलब कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से क्या निकालते हैं? बल की दिशा का निर्धारण करते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से क्या निकालते हैं? प्रेरित धारा की दिशा का निकालते हैं, ठीक है। और इस तरह अंदर जाता है और अंदर जाता है, मतलब स्टेटमेंट क्या है उसका? तो इसमें पूछ जाता है अंगूठा का बताएगा, तर्जनी का बताएगा, आपका क्या और क्या मध्यमा क्या बताएगा, जिसको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहा देखिए आपसे। क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आज का सेट मजेदार सेट है, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मनुष्यों में निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? अब देखिए, पहले लिखा है आपका फेफड़ा, यही कार्य करता है। ऑप्शन जो बी लिखा है आपका, वो लिखा है आपका छोटी आंत। ये छोटी आंत है, क्या करता है? उत्सर्जन अंग में, मतलब उत्सर्जन में भाग नहीं लेता है, उत्सर्जन में नहीं भाग लेता है, ठीक है। त्वचा, त्वचा ये आपका भाग लेता है, क्योंकि क्या पसीना निकलता है आपके हाथ शरीर से, जहां से त्वचा से पसीना निकलता है ना, तो बाहर निकल रहा है, वहां से तो हो ही रहा है उत्सर्जन, लेकिन छोटी आंत से नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका डी दिया हुआ, इसमें लिखा है बड़ी आंत, तो यही पर करता है। बड़ी आंत है, क्या करता है? उत्सर्जन में काम करता है, उत्सर्जन अंग का में कार्य, उत्सर्जन के अंग के रूप में कार्य करता है। लेकिन छोटी आंत है कई कार्य नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 आपसे, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, ठीक है। आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपका क्या होगा? मान लीजिए गोलीय दर्पण कोई बनाते हैं हम लोग, बाहर से मान रंगा हुआ है, ठीक है। अरे ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पे आपका पी होता है, आपका क्या यहाँ पे सी मान लेते हैं वक्रता केंद्र। क्या कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाती है, एक बार जाना है, अभिलंब होती है। मतलब किसी निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब में कार्य करती है? ये आपका रेखाएं हैं, आप कितना कोण बना रही है? अभिलंब के रूप में कार्य करती है ना, हम लोग लगभग मानवे करते हैं हम लोग इसको, क्या यहाँ 90 डिग्री कोण बनवे करता है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट पहला सही है।
दूसरा लिखा है स्टेटमेंट में जो कथन है, लिखा है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को, मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ठीक है, और आपतन बिंदु, मान लीजिए कोई किरणें यहाँ, मान लीजिए यहाँ से कोई किरणें लाए तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो यहाँ भी जानते हैं आपकी जो किरणें वक्रता केंद्र से आती है फिर इसी पर वापस लौट जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी कितना कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब 3 नंबर स्टेटमेंट है, देखिए उसका कह रहा है, ये कह रहा है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए फोकस हो गया कहीं, यहाँ पे आपतन बिंदु किरणें इधर आई थी, आपका आपतन बिंदु हो गया, तो यहाँ से किरणें जो यहाँ मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाती है तो नहीं बनाती है। अगर 90 डिग्री कोण बनता तो किरणें जाती और यहीं से फिर क्या होती, लौट जाती, ठीक है। आपका ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दो सही है और एक सही है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसमें लिखा है कि ए और बी दोनों सही है। क्या, ए और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आप ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 है जो आपका क्लास 10th में 3 चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, उससे पूछा गया है कार्बन है उसके यौगिक से। कह रहा है क्वेश्चन कि कार्बन डैश के कारण अस्थाई यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन, ठीक है, जानते हैं आप इसका क्या, इसका 6 होता है परमाणु संख्या और 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और इसके अप्रूव भी होते हैं 3 को। और अधिक क्वेश्चन जो कर रहा है उसमें कि किस कारण से इसके जो यौगिक होते हैं, यौगिक इतने जो यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, बहुत सारे यौगिक बनाता है, तो क्या गुण है इसका। तो आपका जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा है कि अपने छोटे आकार के कारण, तो ये सही है, मतलब छोटे आकार के कारण क्या होता है, ये अस्थाई होता है, ठीक है। दूसरा कारण लिखा है कि अपने अपरूप के कारण, नहीं, ऑप्शन जो ए लिखा है वो सही है। ऑप्शन जो बी लिखा है आपका गलत है। ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है कह रहा है पी कक्ष की उपस्थिति, नहीं, इससे कारण भी गलत, इसका कारण नहीं होता है। जो डी नंबर लिखा है कि अपने ईश्वर से बंध बनाने की क्षमता के कारण, ये भी नहीं होता। तो जो ऑप्शन ए होगा इसके कारण क्या होगा, सही होगा, मतलब कि जो कार्बन जो अस्थाई बंध, इसका जो अस्थाई यौगिक बनते हैं उसका कारण क्या है, तो इसका होगा छोटे आकार, क्या है, छोटा आकार, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है कि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी, ठीक है। ये मान लिया आपका एक तार हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर से मानिए, कोई दिक्कत नहीं, मानिए या मत मानिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, धारा जो बह रहा है, क्या धारा जो बह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। धारा बह रही है, किधर जा रही है, आपका जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है, पूर्व की धारा जा रही है। तो कह रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सवेल के दाएं हाथ नियम लगाइए। देखिए धारा इधर जा रहा है तो क्या करेंगे, जब अंगूठा होगा ऊपर पर उठेगा, माने कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी इस तरह के मतलब बनाएगी, ठीक है, इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा होगा, इस तरह होगा, ठीक है, ठीक है, ये दिशा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह होगा, लंबवत होगा, लेकिन क्या अगर इस तरह रेखा है तो क्या होगा, इसके लंबवत होगी। ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया है आपको क्या, तार के लंबवत तल में वामावर्त, हाँ यही सही है, ठीक है, कि ताल के लंबवत तल में क्या है, वामावर्त घूम रही है, मतलब कि आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉक, CLOC के क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में है, क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या घड़ी के विपरीत दिशा में है, ठीक है, घड़ी के क्या विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर आपका यही नंबर होगा, यही आगे और लिखा हुआ है तार के लंबवत दक्षिणावर्त, इस तरह घूमना था दक्षिणावर्त होगा, आपको पूर्व से ही देखना है, क्या करना है, आपको पूर्व से ही देखना है, आपको क्वेश्चन में पूर्व से देखने के लिए कह रहा है, तो आपका ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 भी आसान है। क्वेश्चन आपका 8 नंबर कह रहा है, आपका क्वेश्चन आपका 8 कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन, और क्लास 10th में एग्जाम्पल है जो करना था जलाने वाला, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमत्कार लौह के साथ जलता है और सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X क्या है।
अब देखिए, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम वाला कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीशियम को हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, देखिए आप इसको संतुलित कर देते हैं, तो यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे एक गो है, तो यहाँ पे दो लगा देते हैं, दो ये भी हो गया, दो इसको बोलते क्या हो गया आपका, इस समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया तो क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपका जो 8 है आपका 8 का ऑप्शन नंबर आपको दे दिया है, बी में दिया हुआ है। बी में टिक कर आएगा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका क्लास 10th में दिया हुआ है, इसको इस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, इस तरह रबर बनाकर उसको जलाया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ही है, लेकिन इतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इतना ही आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। तो पहला लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद लिखा है क्लोरीन। ठीक है, सी में ऑप्शन आपका क्या है, फ्लोरीन, CEA। और डी में लिखा है क्या, आपको डी में लिखा है आयोडीन। ठीक है, अब देखिए इसमें किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। अब देखिए, जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। अब देखिए, इसमें जो आयोडीन होता है इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए क्या होगा आपका जो आयोडीन होगा इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। अब इसको याद भी कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, जब को दिया हुआ है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयोडीन का दिया हुआ आपको 198 भले, और फ्लोरीन का दिया हुआ है 175, और क्लोरीन का दिया हुआ है 60, और ऑक्सीजन का दिया आपको, इसका दिया हुआ है आपको 42। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का होता है 42, क्लोरीन का होता है 60, फ्लोरीन का होता है 175, आयोडीन का होता है 198। क्या होगा आपका परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, इसको ध्यान रखना है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन करिए। ठीक है, गलत कथन का करना है, आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन 10 में पहला कह रहा है कि मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति है। क्या जो मृदा है क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति है। हाँ, यह आपका ऑप्शन जो ए है क्या आपका सही है। ऑप्शन बी है, इसमें लिखा हुआ है कि लैंडफिल द्वारा भेजे जाने वाला अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। अब जैन के पास जहाँ भेजिएगा तो वहां बढ़े तो सड़ जाएगा, वो तो बढ़ती थोड़े घट जाएगा, सॉरी घटने करेगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है वही गलत है। ऑप्शन सी लिखा है कि यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती है। तो हाली सड़ जाएगा, उसको उसका भी उपाय है, ऐसे नहीं है उपाय नहीं, सड़ने गलने वाले तो चीज है। ठीक है, ऑप्शन बी है वही गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब एक क्वेश्चन 11 भी बहुत आसान है आपका, ये आपका जो निकालना है, इसमें धारा निकालना है क्वेश्चन 11 में। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम में जो आपको प्रतिरोध दिया है 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब देखिए आपका इस तो दे दिया आपको, एक प्रतिरोध यहाँ दिया है 3 ओम का, एक प्रतिरोध यहाँ दिया है कितना का 4 ओम का। ठीक है, अब देखिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, यहाँ पर बैटरी है 5 वोल्ट पे बैटरी है। ठीक है, ये प्लस वाला माइनस हो गया, 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तब का खराब हो गया होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, सर आ गए थे रोहन सर, उनसे बात हुई थी। देखिए 5 वोल्ट दिया हुआ बैटरी का पे दिया गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 3 ओम के क्रॉस धारा का मान क्या होगा। अब देखिए आपको घबराना नहीं है, 3 ओम क्रॉस का है चाहे 4 ओम के क्रॉस का है, आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। ठीक है, अगर कुल परिपथ भी कह दे या क्या आपका 3 ओम के क्रॉस कह दे, 4 ओम के क्रॉस कह दे, आपका जो क्या जो धारा का मान आएगा समान आएगा। ठीक है, अब जानते हैं, अब देखिए इसको आपको एक बनाना पड़ेगा प्रतिरोध, क्या करेगा आप निकलेगा R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब धारा ज्ञात कर लीजिए, जानते हैं क्या ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है आपका V बटा R होता है। क्या होता है I बराबर V बटा R। तो देखिए अब 5 हो गए यहाँ पे। ठीक है,
और मैंने V का मान 5 है, R का मान कितना आ गया, R का मान 7 आ गया। ठीक है, तो जो सर्किट में धारा बहेगा वो कितना का होगा, 5/7 एम्पियर का होगा। क्या होगा, 5/7 एम्पियर का होगा। अब इसको पूरे परिपथ में कह दे, या 3 ओम के क्रॉस कह दे, या 4 ओम के क्रॉस कह दे। अब श्रेणी क्रम में है तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अगर समांतर क्रम कह दे तो वहां पर वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5/7, ये का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब घबराना नहीं है कि 3 ओम का क्रॉस कह दिया, 4 ओम का क्रॉस कह दिया, घबरा जाए। अब जानते हैं, पहले देखिए कि परिपथ कैसा है, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, उसको आप उसका आंसर लाइएगा। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। कह रहा है कि सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको कि सोडियम धातु मतलब Na को अभिक्रिया कराइएगा जल के साथ, तो क्या करेगा, आपको ये बनाएगा NaOH, NaOH बनाएगा, और क्या आपका यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब कि आपका जब सोडियम को अभिक्रिया कराए किससे, जल से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, आपको बन गया NaOH और H2O बन गया। अब देखिए समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण संतुलित कर लीजिए। ठीक है, समीकरण क्या करिए आप, समीकरण को संतुलित कर लीजिए, तो 12 हो गया। ठीक है, क्या बनेगा, NaOH बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन संतुलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे N का है, N एगो है, यहाँ भी एगो है, लेकिन H यहाँ पे एगो, यहाँ पे 2 गो। क्या करिए, हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2Na, तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ना, 2 लगा लीजिए। 2 गो यहाँ पे हो गया, 2 गो यहाँ पे हो गया। H यहाँ पे कौ गो है, 2 गो, यहाँ कितना है, तो यहाँ पे आपको 4 गो हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए तो 4 गो हो गया। और O भी कितना हो गया, O 2 हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछो उसमें क्या कर रहा है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा। मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, क्या कहता है इसको, कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और एक आंसर हो गया। और आपसे इसमें कुछ पूछ दे सोडियम के बारे में और कुछ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। और भी ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम होता है क्या करते हैं हम लोग, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और इसमें याद रखिए कि जो सोडियम होता है इसको सोडियम लिथियम क्या करते हैं, सबको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो 13 आपका कह रहा है कि आपको कथन दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आता है, और कथन टाइप में दे दिया आपको यहाँ पे जांच करने के लिए, आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मतलब आपका सिलेबस पर वही है लेकिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं। ठीक है, मतलब कि आपका जो आवर्त सारणी इसमें क्या हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, आपका हो गया बाएं, ये क्या हो गया दाएं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, हम बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। क्या करता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण घटता है। ठीक है, सही आपका घटता है। अगर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, क्या दूसरा कह रहा है आपसे कि जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन का कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ये बात सही है। मतलब जैसे जैसे क्या कहोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। मतलब क्या होगा, आकर्षित करेगा, देगा नहीं। ठीक है, मतलब वो लेना चाहेगा, मतलब कि उसमें धात्विक गुण मतलब अधात्विक गुण आएगा। तो दोनों बात सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कहा दोनों कथन सही है। कथन एक, कथन दो, कथन एक, कथन दो की सही व्याख्या करता है नहीं। जो आपका कथन दो है कथन एक की सही व्याख्या करता है, जब ऑप्शन डी है वो आपका सही है। मतलब कि जो ये कथन दो दिया है ना, ये आपका सही से व्याख्या 1 का करता है, 1 नहीं 2 करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 आसान है, देखिए क्या करना है। क्वेश्चन आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको याद ही होगा। 14 क्वेश्चन है, कह रहा है कि नींबू का रस, जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और हाइड्रोक्साइड विलयन। मतलब क्या जानते हैं कि NaOH क्या होता है 14, और आपका MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है जी। इसका फॉर्मूला होता है MgOH/2 होता है कार्बन इसका, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है MgOH/2। इसका होता है 10, आप जानते हैं 10.5 भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ आपको 10 से दिया हुआ, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जट्ठा रस HCl का होता है आपका 1.2 होता है, ठीक है। और आपका नींबू का रस का होता है 2.2। आपको यही ऑप्शन में खोजना था, देखिए ऑप्शन में भूल दिया होगा तो खोजिए। जो आपका यहाँ पे दो है, जो जट्ठा रस आपका, पहले नींबू का रस का सी, एक का सी देखिए कहाँ है, तो एक का सी ए में है और किस में है, आपका डी में है। आपका दो ऑप्शन तो यही गलती हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दो का मिलाइए, जट्ठा रस है उसका होता है 1.2, मतलब कि दो का बी, ये भी यहाँ तक मिल रहा है दोनों में। तीन का मिलाइए, तीन का मिल का से डी दिया हुआ है, तो डी आपका दिया हुआ है केवल डी वाला में, आपका ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा, उसको टिक कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ है। अभी जब आपका अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ 2024 में, जो लास्ट में हुआ दिसंबर में हुआ था, उसमें भी इसको पूछा, जट्ठा रस का पीएच मान पूछ दिया है। अब इसको भी याद रखना है, NaOH का और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का भी याद रखना है, 10.5 या 10 भी होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 का है आपको कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधे आपको उदाहरण कौन कौन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है शकरकंद 15 का, ये क्या होता है, इसके जड़ से हम लोग क्या करते हैं, नए नए पौधे बनाते हैं, ठीक है। इसको आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 16 जो है आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए पादप में, जो पादप में यह आता है किस रूप में रहता है, ये पादप में संचित रहता है आपको स्टार्च के रूप में। क्या पादप में किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। अगर यही आपको बात कर देंगे, कोई सजीव, जो जीव हो गया, सजीव तो पादप में आता है, कोई जीव जैसे तो जीव जंतु कहते हैं, जंतु जीव या जंतु, या देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, वो कहता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्या ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट पादप में किस रूप में रहता है, तो स्टार्च के रूप में। और जो जीव हो गया या मनुष्य, जो जंतु हो गया, उसमें किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, आपको पादप वाला पूछ रहा है, तो स्टार्च कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आपसे पूछ देगा जीव में किस रूप में रहता है, याद रखना है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। 17 आइए, 17 क्या कह रहा है आपसे, 17 कह रहा है आपका कि आवर्धन का मान दिया हुआ है, गुण दर्पण का क्या है, आवर्धन का मान दिया है -0.5, ठीक है। तो कह रहा है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित होगा। अब देखिए जैसे माइनस आ गया, समझिएगा क्या, प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या आपका प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक है तो उल्टा होगा, ठीक है। अब वास्तविक जैसे आप पकड़ लिए कि माइनस में दिया है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ऑप्शन में आइए, तो आपको ऑप्शन सी और डी दिया है आभासी, सी और डी दिया है आभासी, इस तरह काट दीजिए। ए में आइए और बी में आइए, तो ए में दिया है वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब देखिए जैसे ही इसका मान 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा हो गया, आपका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा ही होगा। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा आपका ऑप्शन ए में दिया, इसको ठीक कर लेंगे। जो बी दिया वहां पे दिया है वास्तविक, उल्टा, लेकिन दे दिया है बड़ा, ठीक है। क्या दे दिया है आपको, बड़ा दे दिया है, इसलिए आपका बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में लगा हुआ है। तो वास्तविक ठीक है यहाँ से, लेकिन 0.5 दिया हुआ है, 0.5 दिया, इसलिए आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या मतलब कि छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर। क्या क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं, 18 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ठीक है। 18 क्या कह रहा है आपसे, 18 कह रहा है कि एक अपसारी लेंस। अब देखिए यही आप कंफ्यूज होगा, अपसारी लेंस, देखिए इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अभी। अगर अपसारी कहता है, अगर दर्पण होगा, अगर लेंस होगा, तो अगर दर्पण होगा तो अपसारी का मतलब होता है आपका उत्तल।
उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर अपसारी लेंस होगा इसका मतलब होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अगर आपसे कह देगा अभिसारी, इसका मतलब होता है अगर दर्पण होगा तो ये होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर आपसे कह देगा लेंस, क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका उत्तल। नहीं नहीं, क्या कहता है आपको? अभिसारी दर्पण होगा, अभिसारी मतलब किरणें मिलेगी, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। और क्या अगर लेंस में जाएगा क्या होगा आपका? आपका उत्तल, क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। अब देखिए आपसे कह रहा है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मैं अवतल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? अवतल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जानते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होती है? आपका फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है फोकस दूरी का मान दिया है 50। 50 कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षमता पूछ रहा है आपसे, क्षमता पे पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है आपका 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है आपका? 1/f होता है। जब रखिएगा मान यहाँ क्या होगा? तो पी सेंटीमीटर के रूप में होता है, तो यहाँ 1, एफ का मान कितना? यहाँ मीटर के रूप में होता भी होता फॉर्मूला, मीटर के रूप में होता है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो पी बराबर क्या होगा? 100/f होगा। ठीक है, तो 100 हो गया, 100 एफ का मान दिया हो 50, तो कर देगा आपका 2d आ गया। अब देखिए 2d तो आ गया, लेकिन आपका क्या है? कौन है? अवतल लेंस है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ इसको ठीक है, आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 19 पे। ठीक है, तेजी में खींचते हैं। तो वाला क्वेश्चन को जो कुछ बच गया था, मोबाइल दिशा के कारण छूट गया था उसको, तो उसको एक देख लेंगे छोटा सा वीडियो में, इसमें से पूरा क्लियर करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन 19 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्काली प्रक्रिया को निरूपित करता है? मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि NaCl का अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, तो हम लोग क्या बन जाता है? हम लोग का Na होता है NaHCO3 बन जाता है। और क्या आपका बन जाता है? आपका क्लोरीन गैस भी बनता है। और क्या बनता है आपका? आपका H2O भी बनता है। ये कहाँ बनता है? कौन सी विक्रिया में? इसको हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली विधि। क्या कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं? आपको इस प्रक्रिया में क्या होता है? आपका NaOH बनता है। क्या बनता है? अच्छा, NaOH बनता है ना, NaOH बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब नमक कुछ जल से क्रिया कराते हैं तब NaOH बन जाता है। क्लोरीन गैस भी निकलता है, और क्या आपको हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आपको क्या लिखा हुआ है? वही आपको एग्जाम में जो लिखा हुआ है वहां पे आपको जो लिखा है वहां पे आपको आर जो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है उसी में लिखा हुआ है। आपको उसको लिख दिया है NaCl प्लस, यहाँ पे R2, यहाँ स्पेसिफिक मान नहीं दिया है आपको। O मतलब यहाँ जल नहीं लिखा चाहिए, हमको इसको जल ही लिखा चाहिए। तो यहाँ लेंगे वही आपको यहाँ पे बाहर निकलेगा। इसी को लिख दिया इस तरह, आपको लिख दिया 2NaOR प्लस Cl2 प्लस यहाँ लिख दिया है R2। मतलब जो यहाँ पे लीजिएगा उसके साथ यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वही चीज लिखा आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं NaCl H2O, और यहाँ NaOH होगा आपका। NaOH नहीं होगा, गलती से लिखा गया था, आपका NaOH होगा। ठीक है, क्या होगा? NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपको। और क्या आपका Cl2 में क्लोरीन गैस भी निकलेगा, और क्या H2O भी निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 20 का शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। फिर ध्यान देख लीजिए बहुत। क्वेश्चन जो 20 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो रहा है, शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाता है, मतलब कि जितना खाना नहीं बन रहा है उससे अधिक क्या कर रहा है? वो खाने को खोज रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधों में विकास की में वृद्धि होगी। तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न कहाँ हो रहा है? तो अधिक खाया जाएगा। बी कह रहा है कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। हाँ, यही बात आपका सही है। ठीक है, जितना खा नहीं बना उतना सूख चाहिए खाने के लिए, कहाँ से आएगा? सूख जाएगा पौधा। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो गया? बी हो गया। आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, ये आपको कहता है क्वेश्चन कि यौगिक C2H6
और आपका लिखा है CH3 का लिखा है C3 और क्या H8 के क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इकाई अंतर इसमें कितने का अंतर है, ठीक है, और ये क्या है। आपका 2 डैश पूछा हुआ है, इसको लिखते हैं नीचे क्या है। अब देखिए यहाँ पे C 1 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 हो गया C, घटाएंगे तो इसमें से कितना हो गया, यहाँ पे 2 CH2 का अंतर हो गया। अब जानते हैं जबकि 2 यौगिकों में CH2 का अंतर हो और क्या जो दोनों हो, दोनों सूत्र समान हो। देखिए ये आपका ये फॉर्मूला CnH2n +2 वाले पर बैठ रहा है, मतलब कि एल्केन वाले ग्रुप का दोनों ही है, ठीक है, और CH2 का अंतर भी आ रहा है। ठीक होगा, इसको हम लोग कहते हैं समजातीय। क्या कहते हैं, समजातीय कहते हैं। कहाँ लिखा आपको, आपको CH3 लिख दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ये गलती हो जाएगा, हराइए गलती, सही मत मार दीजिएगा इसको। आपको खोजना है ऑप्शन नंबर सी, CH2 और क्या CH2 और समजातीय, ठीक है। आपको CH3 और समजातीय मत मार दीजिएगा, आपका ऑप्शन जो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग हवाई में ही मार्क चलाएंगे, समजातीय पढ़ लिए, CH3 देखे मार्क चलाए, CH2 और क्या समजातीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन जो 22 आपका है, क्वेश्चन जो 22 दिया हुआ है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्या मतलब कि जो ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन ए लिखा है किलोवाट घंटा, किलोवाट केवल लिखा है, ठीक है, ये कर नहीं है। ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है कैलोरी, कैलोरी यह है। ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है वाट सेकंड, ये आपका है। ऑप्शन जो डी लिखा हुआ है जूल, ये भी आपका है। लेकिन ये किलोवाट नहीं, आपका शक्ति का है। क्या आप जानते हैं शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, इसी का लिख दिया है किलोवाट लिख दिया है, ठीक है। आपका शक्ति का मात्रक है ये दोनों, ये आपका किलोवाट और वाट किसका है, शक्ति का मात्रक है। अगर यही आपको लिखता किलो वाट घंटा KWH, तब आप इसको कहते हैं कि क्या ये आपका ऊर्जा का या उष्मा का मात्रक है। जब यहाँ घंटा लगाता तब क्या किलोवाट घंटा, केवल किलोवाट दिया है, किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। तब का क्या होगा, आपका जो ऑप्शन ए है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़े होंगे क्लास 9th में है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपको, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। कौन, ग्रह, ठीक है। आपका ऑप्शन यही नंबर हो जाएगा। आप इसी को एक को टिक करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन जो 24 कह रहा है आपसे कि डैश वासा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो पाइसीकरण कहे या इमल्सीकरण कहे, ये आपका जो होता है आपका होता है पित्त लवण, ठीक है, या उसी को पित्त रस कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पित्त लवण कहाँ दिया आपको, डी नंबर में दिया हुआ है। इसका ठीक करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, डी नंबर में दिया हुआ है पित्त लवण को आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए इसे और जान लीजिए, इसका जो पीएच मान होता है 7.5 से 7.7 के आसपास होता है। इसमें एक्यूरेट नहीं, लगभग मतलब मान लीजिए एनसीईआरटी में इसको लगभग एक्यूरेट दिया हुआ है, उसको एक्यूरेट हमको नहीं मालूम है, देख लेंगे एक्यूरेट में, मतलब कि 7.5 से 7.7 के आसपास होता है इसका पीएच मान। किसका पीएच मान, आपका जो ये आपका लवण है पित्त लवण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग आपका ये जो पाइसीकरण या इमल्सीकरण का है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। और आपका जो क्वेश्चन जो आपका 18/8/2024 का हुआ था शिफ्ट 3 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग अगले सेट नंबर 4 में चलेंगे, और वो होगा आपका 22/8/2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उससे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग धुआं करेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।